हमारे परवीन सिंह चौहान जी जो कि अभी प्रो कबड्डी खिलाकर वापस लौटे हैं विकास नगर। आपका स्वागत हमारे सभी निर्णायक साथियों की ओर से और हमारे मीडिया प्रभारी वीरेश चौहान जी और उनकी टीम की ओर से बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे परवीन सिंह चौहान जी राष्ट्रीय स्तर के निर्णायक बन चुके हैं फिर से एक बार, और भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़। आज मेरे साथ दो खास मेहमान, दो शख्सियत, दो महान व्यक्ति जिनको कबड्डी की बहुत अच्छी जानकारी है। अगर मैं ये कह दूं कि खेल विशेषज्ञ, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे बिल्कुल बराबर बाईं तरफ बैठे हैं, इनको तो आप बखूबी तरीके से जानते होंगे, पहचानते होंगे। जौनसार बावर नहीं अपितु पूरा उत्तराखंड, अगर मैं ये कह दूं कि जिन्होंने उत्तराखंड के साथ साथ जौनसार में और जौनसार के साथ साथ उत्तराखंड में और पूरे भारत में जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, जिनको हर कोई देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और पसंद करते हैं। मैं बात कर रहा हूं परवीन चौहान, ग्राम लुधेरा, खत बहलार, जो कि वर्तमान समय में आप व्यायाम शिक्षक के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल जो आपका विकास नगर में, वो आप वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। और बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि, ये हम सब के लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है कि वो जौनसार का बेटा जिसने कबड्डी, प्रो कबड्डी सीजन 10 में अभी भूमिका निभाई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो कि हम सबको इस बात के लिए गर्व है। परवीन भाई, पहले तो आपका जौनसार बावर की आवाज़ में आपका स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद वीरेश भाई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और उससे ज़्यादा खुशी मुझे ये है कि जो आपका चैनल है, जौनसार बावर नाम से आपने चैनल रखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। अपने क्षेत्र के लिए आप लोगों ने ये जो चैनल का नाम दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। और मेरे दाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे, परिचय के मोहताज नहीं है। अगर मैं ये कह दूँ कि अर्जुनदास शर्मा, जिनको हास्य कलाकार के रूप में भी जाना जाता है, मिमिक्री आर्टिस्ट, और साथ ही साथ शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज टिमली में। शर्मा जी की अगर मैं बात करूं तो शर्मा जी ग्राम थणता से हैं, और इससे पूर्व इन्होंने शिक्षा विभाग में जो अपनी सेवाएं दी थी वो मेहरावना में दी थी। अभी वर्तमान में आप टिमली में कार्यरत है। और शर्मा जी के बारे में तो क्या कुछ कहा जाए, एक उच्च कोटि के उद्घोषक और साथ ही साथ निर्णायक के रूप में भी अपनी जो भूमिका दे रहे हैं वो भी काबिले तारीफ है। तो शर्मा जी, पहले तो आपका भी जौनसार बावर की आवाज़ में स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद वीरेश भाई। मैं सबसे पहले तो जौनसार बावर की आवाज़ जो आपका न्यूज़ चैनल है, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जो छुपी हुई प्रतिभाएं होती है हमारे क्षेत्र की, उनको आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने का कार्य कर रहे हैं। और समय समय पर जब समाज को जागरूकता की आवश्यकता होती है, कोई जानकारी की आवश्यकता होती है, तब आपका चैनल हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद। परवीन जी, अभी आप प्रो कबड्डी खिला कर आए हैं और आज आपने हमें समय दिया, जौनसार बावर की आवाज़ के लिए समय दिया। मैं एक तथ्य रखना चाहूँगा, एक बिंदु पूछना चाहूँगा, ये मेरा भाव है, ये मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आपने काम किया, प्रो कबड्डी सीजन में आपने अभी ऑफिशियल के रूप में, अंपायर के रूप में भूमिका निभाई, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में और स्थानीय स्तर के जो कबड्डी टूर्नामेंट में होते हैं, इसमें कैसा अनुभव रहा आपका? क्योंकि बहुत बार तो अगर हम लोग ये कहें कि अभी हमारे जौनसार बावर में ये कहते थे, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब परवीन भाई अभी टीवी में देख रहे थे, सब लोग कि इस बोलो था हमारे बिला परवीन ले कोई का लुधा रहेगा। बड़ा अनुभव होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई हमारे बीच का, हमारे बराबर कोई व्यक्ति प्रो कबड्डी खिला रहा है और वो भी ऑफिशियल के रूप में, अंपायर के रूप में, ये अपना आप एक बहुत बड़ी बात है। तो कैसा अनुभव रहा प्रो कबड्डी का अनुभव और स्थानीय स्तर का जो खिलाने का जो अनुभव है, इसमें थोड़ा सा बेसिक अंतर क्या है? मैं कहना चाहूँगा, जब मुझे प्रो कबड्डी से कॉल आई थी, जब मेरा रिज्यूम मांगा था प्रो कबड्डी में, लगभग 17 नवंबर को हम यहाँ से कोल्हापुर महाराष्ट्र में गए थे। उससे पहले हमारी यहाँ 3-4 हफ्ते की ऑनलाइन क्लासेस चली थी। उसके बाद जब हम कैंप में गए तो वहाँ पर क्या रहता है कि राव एकेडमी है, और इससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा
जो लीग कमिश्नर है प्रो कबड्डी के अनुपम सर, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और टेक्निकल डायरेक्टर ई प्रसाद राव सर है, और विश्वास मौर्य सर है, नटराजन सर है, मैम है मैत्री मैम। मैं तमाम अपने प्रो कबड्डी के जो हमारे जो ऑफिशियल है उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें सेलेक्ट किया सीजन 10 के लिए। और रही बात 17 नवंबर को मैं यहाँ से अपना कोल्हापुर राव एकेडमी में हमारा प्रशिक्षण चला, 10 दिन का कैंप चला। तो जब हम स्टार्टिंग में मैं वहाँ गया था तो क्योंकि इंडिया लेवल के जो बड़े बड़े ऑफिशियल है, टेक्निकल ऑफिशियल जो नेशनल में इंटरनेशनल भी ऑफिशियल थे, और प्रो कबड्डी सीजन 1 से 10 तक जिन्होंने ऑफिशियटिंग की है उनके सामने फेस करना थोड़ा सा टफ था। लेकिन हमने हार नहीं मानी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा मैंने कहा देखा जाएगा। लेकिन हमें जब यहाँ इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं आ रखा हूँ तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं चाहे कैंप से ही बाहर हो जाऊँ, भले ही मैं सीजन 10 के लिए सिलेक्ट ना हूँ, लेकिन मेरे अंदर जुनून है सीखने का। लेकिन मासू की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से और उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के आशीर्वाद से, आदरणीय श्री महेश जोशी जी जो हमारे अध्यक्ष है उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के, श्री चेतन जोशी जी जो महासचिव है उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के, इन सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और इन्हीं के सानिध्य से मैं प्रो कबड्डी में पहुंचा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका सवाल है कि प्रो कबड्डी और लोकल टूर्नामेंटों में क्या डिफरेंस है। यदि मैं प्रो कबड्डी की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी रहती है। मतलब एक मैच को करवाने के लिए कम से कम नहीं तो 17-18 कैमरे लगे रहते हैं। मतलब कहीं से भी यदि डिसीजन या कुछ चीज़ें चूक नहीं सकती, हमारा जो ऑन मैट रहता है। और वहाँ पर यह है कि कोई यदि अपने आप को लग रहा कि डिसीजन ख़राब हो गया या कुछ डाउटफुल है तो टीम के पास क्या रहता है कि वहाँ रिव्यू सिस्टम रहता है। बिल्कुल, यदि हमने डिसीजन दे दिया और टीम को लग रहा है कि हमारे फेवर में नहीं है, गलत है, तो टीम वहाँ पर रिव्यू ले सकती है और डिसीजन बदल भी सकता है। और रही लोकल टूर्नामेंट की बात, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जौनसार बावर में पूरे उत्तराखंड में बहुत बड़े टूर्नामेंट होते हैं, मनी प्राइज टूर्नामेंट, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पर उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और रिव्यू सिस्टम भी नहीं बन पाता यहाँ पर, क्योंकि उसमें खर्चा भी ज़्यादा है, उतना हम एफर्ट नहीं कर सकते। और लोकल टूर्नामेंट की मैं बात करूँ, एक पब्लिक ज़्यादा रहती है यहाँ पर, क्राउड आपको तो पता ही है कि उत्तराखंड में बहुत बड़े टूर्नामेंट होते हैं, तो इस कारण यहाँ पर जो सुविधाएं उतनी नहीं रह पाती है। और प्रो कबड्डी में ये रहता है कि यदि डिसीजन या कुछ वहाँ जो प्लेयर होते हैं वो ऑफिशियल से ज़्यादा आर्गूमेंट वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि उनको यदि आपने ग्रीन कार्ड दिखा दिया, येलो कार्ड दिखा दिया या रेड कार्ड तो कह रही है कि फिर तो प्लेयर भारी हो जाता है। तो वहाँ और यहाँ में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। और डिसिप्लिन यदि मैं प्रो कबड्डी की बात करूँ, वहाँ पर हम जब ऑफिशियल जाते हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन होता है। किसी भी फील्ड में यदि आप जाओ तो डिसिप्लिन सबसे पहले मायने लगता है। बिल्कुल। और लोकल टूर्नामेंट में क्या रहता है कि यदि ब्लेज वाइज की यदि बात करूँ, यदि कोई डिसीजन ख़राब हो गया या टीम के फेवर में नहीं आया तो यहाँ लड़ झगड़ के गांव के जो लोग रहते हैं थोड़ा सा विवाद की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तो खैर काफ़ी हमारे जौनसार बावर में भी, पूरे उत्तराखंड में भी बहुत सारे जो प्लेयर है हमारे एसोसिएशन के थ्रू जो नेशनल वगैरह जाते हैं। अब वैसे स्थिति ये बदल गई कि लड़ाइयाँ वगैरह ये डिस्प्यूट ख़त्म हो गई है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब यहाँ पर साफ तौर पर हम समझ सकते हैं, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रो कबड्डी तक जो ऑफिशियल के रूप में, अंपायर के रूप में परवीन भाई ने भूमिका निभाई, उनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ पर डिसिप्लिन, नियम, रूल्स बहुत ठीक ठाक, बहुत पकड़े होते हैं, इसलिए उसको सुचारू रूप से भी चलाते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कही कि वहाँ पर अगर कोई विवाद की स्थिति वैसे तो बनती नहीं, बिल्कुल भी 0% है, अगर थोड़ी सी अगर बनी तो वहाँ पर रिव्यू सिस्टम होता है। शर्मा जी, ये तो है बात प्रो कबड्डी की। जब बात प्रो कबड्डी की आई तो हम क्यों ना करें स्थानीय कबड्डी की बात कर लें। और स्थानीय कबड्डी में कंट्रोवर्सी, विवाद, लड़ाई झगड़े, और आप बेहतर जानते हैं कैसे उसको डील करते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं, और कितना कठिन है प्रो कबड्डी में, स्थानीय स्तर की कबड्डी में अंपायर के रूप में भूमिका निभाना। ऑफिशियल तो ऑफिशियल है, वो चाहे प्रो कबड्डी का हो या स्थानीय स्तर का हो, भूमिका तो निभानी है। और अगर कोई विवाद भी है उसको भी निपटारा करना है। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास रिव्यू सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर कैसे डील करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? शर्मा चौहान जी, जो जौनसार बावर में कबड्डी के टूर्नामेंट्स होते हैं, मैं लगभग पिछले 29-30 साल से ये कबड्डी खिला रहा हूँ और मेरा बहुत लंबा अनुभव है। हमने वो कबड्डी भी देखी है जब गांव में मिट्टी के ऊपर, पत्थर के ऊपर कोर्ट बनाया जाता था,
और कोई किट सिस्टम नहीं था। आज इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि मैट के ऊपर शूज़ पहनकर खिलाड़ी खेलते हैं। तो इस लंबे अनुभव में मैंने जो महसूस किया, पहले थोड़ा बहुत विवाद की स्थितियां रहती थी। उसका कारण ये था कि लोगों को एक तो खेल के नियमों की जानकारी पूरी नहीं होती थी और जिनको जानकारी होती थी उनकी संख्या कम थी। अब हम निर्णायक के रूप में जब कभी विवाद आता था तो अपनी तरफ से ईश्वर को साक्षी मानकर और अपने खेल नियमों को साक्षात सामने रखकर सही डिसीजन देते थे। तो थोड़ी देर हो हल्ला होने के बाद जनता के बीच में ही हमारे यहाँ के जो जानकार लोग होते थे, समझदार लोग, वो आगे आते थे और कहते थे कि ये गुरुजी लोग हैं, इन्होंने डिप्लोमा भी कर रखा है, इन्हें इस क्षेत्र की पूरी जानकारी है। तो अंततः वो हमारी बात मान लेते थे। और आज तो हमारे पास, हालांकि जैसा कि अभी प्रवीण भाई ने कहा कि प्रो कबड्डी में तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, परंतु हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। हालांकि वो मशीनरी के रूप में नहीं है ज़्यादा। हम आज खिलाड़ियों को कैसे कंट्रोल करते हैं? पहली बात तो खिलाड़ी बहुत अनुशासित हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, क्योंकि आजकल वो खेल की जो अकादमी चल रही है ट्रेनिंग सेंटर से, वे वहाँ पर प्रशिक्षक के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो अनुशासन को जानते हैं, पहले से जानते हैं। और खेल के दौरान यदि कहीं 19-20 का निर्णय लगता है, खासतौर से हारने वाली टीम को जब लगता है, तो वहाँ पर हमारे पास कार्ड सिस्टम है। हम ग्रीन कार्ड, छोटी मोटी गलती होने पर उनको एक वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं। और यदि कोई उसके बाद भी नहीं मानता है तो येलो कार्ड का भी हमारे पास प्रावधान है। रेड कार्ड की ज़रूरत आज तक शायद जौनसार बावर में नहीं पड़ी है, क्योंकि लोग इतने सुलझे हुए हैं। और इन विवादों को यदि 10-15 मिनट या आधा घंटा अगर हो जाता है तो हमारे जो हम वरिष्ठ साथी लोग हैं, आदरणीय रणवीर सिंह तोमर जी हैं, खेल के बहुत अच्छे जानकार हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, और मैं प्रवीण चौहान जी, नरेंद्र चौहान जी, जवाहर दत्त शर्मा जी, हम सब की एक काफ़ी बड़ी निर्णायक मंडली है और हम लोग बैठ करके उस पर जो उचित फैसला होता है वो दे देते हैं और पूरा क्षेत्र के खिलाड़ियों से शिरोधारी कर लेते हैं। यानी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बस यूँ समझ लीजिए कि जो हमारा जो निर्णायक मंडल होता है, आज कमेटी भी यही कहती है कि निर्णायक का फैसला अंतिम फैसला होगा, चाहे आप कुछ भी कहें। और हम निर्णायक भी बहुत सोच विचार के बाद वो फैसला देते हैं और उसको अंततः मान लिया जाता है और वो सही होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि चाहे प्रो कबड्डी हो, राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी हो या स्थानीय स्तर की कबड्डी हो, दोनों में अंतर जरूर है। लेकिन अब जैसे जैसे कबड्डी का क्रेज हमारे जौनसार बावर में, उत्तराखंड में धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब से प्रो कबड्डी सीजन 10 प्रवीण भाई ने ऑफिशियल के रूप में भूमिका निभाई है, तब से तो पूरे जौनसार बावर में कबड्डी का क्रेज और भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में भी लोग जागरूक हो रहे हैं, समझदार बन रहे हैं, और सारी जैसे नियम वो सबको फॉलो भी करते हैं, सिस्टम भी आ रहा है, सब कुछ धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा। प्रवीण भाई, एक दूसरा प्रश्न है, और ये प्रश्न मेरा इसलिए भी है क्योंकि पहली बात तो आप प्रो कबड्डी खिला कर आए हैं, राष्ट्रीय स्तर तक आप ऑफिशियल के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, स्थानीय स्तर के कबड्डी प्रतियोगिताएं भी करवाते हैं, और साथ ही साथ आप एक व्यायाम शिक्षक भी हैं। ये कितना मुश्किल होता है समय निकालना कि कबड्डी ऑफिशियल के रूप में भूमिका देना और व्यायाम शिक्षक के रूप में भी भूमिका देना, ये तो बड़ा कठिन है। ये अपने आप में बहुत कठिन, ये सवाल भी कठिन है और समय निकालना भी कठिन है। कैसे कर लेते हैं ये मैनेज? रेस भाई, इस पे मैं कहना चाहूँगा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे से, क्योंकि यदि मैं अपनी बात करूँ तो मैं सबसे पहले तो अपने जो हमारे प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य सर है BS राणा सर का, उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि एक प्राइवेट संस्था है, आपको तो पता ही है कि प्राइवेट स्कूल में मतलब टीचर को ऐसे छुट्टी नहीं मिलती है। तो मैं सर का, यदि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हूं या मुझे इतना मौका मिल रहा है, मतलब जौनसार का, उत्तराखंड का कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं होगा जहां पर मैं मतलब 90% टूर्नामेंटों में मैं प्रतिभाग करता हूं। तो इसके पीछे मेरे सर का बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि 3-3 महीने की छुट्टियाँ कोई नहीं देता। तो मैं सर का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मतलब, यदि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचा हूँ तो उनका भी मतलब इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। अब दूसरा प्रश्न जो मुझे लगता है कि मुझे शायद ये पूछना चाहिए, ये मेरे मन के भाव है, उद्गार है, और उद्गार मेरे इसलिए भी है
परवीन भाई राष्ट्रीय स्तर तक प्रो कबड्डी, स्थानीय स्तर से प्रो कबड्डी तक पहुँचे और राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी शर्मा जी हमारे बीच में हैं। तो शर्मा जी, क्यों ना एक प्रश्न मेरा एक जहन दिल में मेरी एक बात छुपी हुई है, और वो बात यह है कि क्या जो स्थानीय स्तर के जो कबड्डी टूर्नामेंट होते हैं, इसकी नियमावली थोड़ी सी अलग होती है या प्रो कबड्डी की अलग होती है? और अगर एक जैसी होती है तो कुछ जानकारी दर्शकों तक भी पहुंचनी चाहिए, उन सभी खिलाड़ियों तक पहुंचनी चाहिए जो कुछ जो नई टेक्नोलॉजी आई है, नया सिस्टम है, कुछ नए रूल्स आए हैं, कुछ नए नियम आए हैं, तो थोड़ा सा दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल वीरेश भाई, देखिए वैसे तो आज सभी जगह जब से दूरदर्शन के माध्यम से कबड्डी का प्रचार प्रसार हो रहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियाड में विजय होता आ रहा है, परंतु फिर भी मैं खिलाड़ियों को जो कुछ नई नई टेक्नोलॉजी आजकल आई है, सामान्यतः जो नियम है वो इसमें कुछ नए नियम में ज़रूर कहूँगा। जैसे आजकल एक नियम है कि यदि किसी कोर्ट पर एक मैदान में 3 खिलाड़ी खड़े हैं और रेडर रेड लेकर आता है, तो यदि उस खिलाड़ी को रेडर को पकड़ा जाता है तो इसे सुपर टैकल कहा जाता है, और पकड़ने वाले खिलाड़ी को पकड़ने के बदले में पूरी टीम को 2 अंक मिलेंगे। यानी एक खिलाड़ी को पकड़ने से आपको 2 अंक मिल जाते हैं। ये इसलिए दिया जाता है कि 3 लोग, 2 लोग और 1 व्यक्ति खिलाड़ी को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए खेल विभाग ने और हमारे जो नीति निर्माता हैं खेल के, उन्होंने ये ये नियम तय किया कि भाई इसको हम एक सुपर टैकल के रूप में देंगे। दूसरा, आजकल कुछ और नियम भी आए हैं, जैसे परस्यू रेड। ये पहले भी थी, हमारे स्थानीय में इसको जौनसार बावर में कहते हैं कि पीठ के पीछे मार। यानी यदि कोई रेडर बिना किसी खिलाड़ी को टच किए हुए या स्ट्रगल किए हुए अपने कोर्ट में आ रहा है, तो दूसरी टीम का, ओपोनेंट टीम का जो रेडर है वो तुरंत पीछे से परस्यू रेड यानी तुरंत आएगा और कबड्डी कबड्डी बोल के और सेंटर लाइन के पास में ही खिलाड़ी को टच कर सकता है और वहीं से वापस लौट करके अपने लिए 1 अंक अर्जित कर सकता है। तो इसका भी खिलाड़ियों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। समय की बात है, समय वैसे तो 5-20 का समय है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि जो स्थानीय टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पर कभी 100 टीमें होती है, 60-70 टीमें होती है जौनसार बावर में। तो 2 या 3 दिन के टूर्नामेंट में इतनी सारी टीमों को पूरा समय दे पाना मुश्किल होता है। तो हमारी जो निर्णायक मंडली होती है और जो कबड्डी का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, हम आपसी सलाह से और दोनों ही टीमों के कप्तानों को विश्वास में लेकर टीम के समय में, खेल के समय में कुछ कटौती कर देते हैं। तो कभी कभी हमको 30-30 मिनट का, 20-20 मिनट का भी खेल खिलाना पड़ जाता है, क्योंकि कभी बारिश, कभी मौसम बाधा डाल सकता है, तो इसलिए हम थोड़ा इसमें कटौती कर लेते हैं। एक दूसरी बात पूछना चाहूँगा परवीन भाई, जब आप अभी प्रो कबड्डी अभी खिलाकर आए, वापसी आए, तो जौनसार के लोगों ने खूब प्यार दिया आपको, और मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा था, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या अलग अलग प्लेटफॉर्म में मैंने देखा कि परवीन भाई के नाम से बहुत सारी तमाम पोस्टें सब लोग लिख रहे थे कि हम सब लोगों के लिए गर्व की बात। तो बहुत मान सम्मान दिया है, और बहुत बार मैंने ये भी सुना है कि कहीं कहीं आप मान लीजिए कहीं आप प्रोग्राम में जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, तो कॉला ये भी सुनो कि ऐसा सा परवीन लुधेरा का जिनसा जो प्रो कबड्डी खेला होता, ऐसा मैंने सुना है, मैंने लोगों से जाना है, मैंने लोगों से देखा है कि बहुत बार ऐसा अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से परवीन लुधेरा के नाम से या परवीन चौहान जब कहते हैं कि उन्होंने प्रो कबड्डी में ऑफिशियल के रूप में भूमिका निभाई, तो क्या कोई और नहीं निभा सकता, और भी जा सकता है कोई जौनसार का? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ऐसे लोग भी मिले होंगे आपको जो कह रहे होंगे कि यार परवीन भाई तू रह जा, तो वो चाहते ही खिलाओ सकते हैं कबड्डी, तो थोड़ा सा अनुभव साझा करें। देखिए, आपने सही सवाल पूछा मेरे से। मैं जब मतलब बीच में हमारा क्या रहता था कि जब वहाँ प्रो कबड्डी में गया तो हमारे 2 ग्रुप बने ऑफिशियल के, एक बी ग्रुप और ए ग्रुप। तो कुछ ऑफिशियल यानी कि 18-19 ऑफिशियल ए ग्रुप में रहते थे और 18-19 बी ग्रुप में। तो बीच में क्या होता था, जैसे एक वेन्यू हमारा समाप्त हुआ तो फिर दूसरे वेन्यू पे दूसरा ग्रुप जाता था। तो मैं बीच में जब घर आता था तो मुझे मतलब आपने कहा कि मतलब बहुत प्यार मिला सभी का। लोग, अब मुझे अपने आप में खुद शर्म आती थी कि मतलब लोग फोटो में सेल्फियाँ वगैरह लेते थे, तो मुझे बहुत अच्छा
महसूस हुआ कि मेरा इतना मान सम्मान हो रहा। और मैं तमाम अपने जौनसार के और पूरे उत्तराखंड के, हिमाचल वगैरह काफ़ी लोगों ने मुझे प्यार दिया। मतलब पूरे भारतवर्ष में मुझे काफ़ी ज़्यादा जो मेरे परिचित हैं उन्होंने मुझे प्यार दिया, बधाइयाँ दी। तो मैं सबका अपने तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे। बहुत बढ़िया। शर्मा जी, मन में एक दूसरा भाव आ रहा है। मैंने लोगों से सुना, मैंने लोगों से जाना कि एक समय ऐसा भी था कि जब आप देहरादून से मसूरी जाते थे दौड़ते हुए, क्योंकि एक बहुत अच्छे धावक भी है आप, और फिर मसूरी से वापस देहरादून आते थे नाश्ता करने। क्या ये बात ठीक है, ये सच है? आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें। वीरेश भाई, सुनते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और इसलिए अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरी सन 90, 91, 92, 93, 94 की जो यादें हैं वो आपने ताज़ा कर दी है। मैं एथलीट रहा हूँ, मैंने 3 बार नेशनल खेला है। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्तर की जो प्रतियोगिता होती है उसमें मैंने 3 बार गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से खेला है। मैं डीएवी कॉलेज का छात्र था उस दौरान। और जो आपने कहा कि देहरादून से मसूरी और मसूरी से वापसी, ये बिल्कुल सत्य है। और इसलिए क्योंकि हम प्रैक्टिस जो करते थे वो फुल मैराथन की करते थे, 42 किलोमीटर की दौड़ की करते थे। हालांकि जो मैंने नेशनल खेला वो हाफ मैराथन और क्रॉस कंट्री में खेला है। और हम एक ग्रुप था हमारा खिलाड़ियों का, जिसमें हमारे सीनियर मेरे कोच साहब आदरणीय रमेश रावत जी, जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में इस समय भी खेल प्रशिक्षक हैं, एथलेटिक्स कोच हैं। और एक यशवंत सिंह रावत जी हुआ करते थे बीएसएफ में, हमारे बड़े भाई। उन्होंने भी इंटरनेशनल स्तर पर मैराथन दौड़ी और जीती। वो लोग भी हमारे साथ, यानी हमें वो साथ लेकर के दौड़ते थे। और हमारे एक मित्र मंडली थी खेल की, तो हम सभी लोग देहरादून परेड ग्राउंड में सुबह तैयार होकर 4 बजे के आसपास मसूरी की ओर जाते थे। राजपुर रोडते हुए, राजपुर रोड से सीधे ऊपर शॉर्टकट चढ़ाई चढ़ते थे और झड़ी पानी बारलोगंज होते हुए ऊपर पूरा मसूरी तक जाते थे और फिर वापस आते थे। और लगभग 9 बजे तक हम लोग वापस पहुंच जाते थे। उसके बाद हमारा घर पे नाश्ता इत्यादि, और तब हम कॉलेज जाते थे। तो बिल्कुल हमने उस समय बहुत अच्छी तैयारी थी। वो तो हमारा दुर्भाग्य कहिए या इतनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति नहीं थी कि हमको इतनी कोई कोचिंग और आगे मिल पाती, क्योंकि उसके लिए हमें डाइट वगैरह का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन फिर भी मैंने उन सभी दिक्कतों को सामने नहीं आने दिया। मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था, जिसके लिए मुझे मुश्किल से कभी 2-3 घंटे ही बीच में मिल पाते थे। तो बहुत संघर्ष रहा, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने भी उन विषम परिस्थितियों में भी मैं राष्ट्रीय स्तर तक खेल पाया हूँ। एक यहाँ पर शर्मा जी ने एक बात बताई है, ये जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। अगर आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसके लिए संघर्ष किया है, उसके लिए मेहनत की है। और जब मेहनत की बात आती है तो एक नाम जौनसार से परवीन चौहान का भी आता है। परवीन भाई, एक दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा, और ये इसलिए है कि जब जौनसार का युवा आपको देख रहा है, जौनसार का नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड का, कि परवीन भाई अंपायर के रूप में, ऑफिशियल के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है, तो कोई कबड्डी के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा प्रो कबड्डी भी तो खेल सकता है कोई जौनसार का। तो अगर कोई खेल सकता है तो उसको कितनी मेहनत करनी चाहिए और किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए? क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन सही तरीके से मेहनत, सही ट्रैक में मेहनत करनी होती है। तो किस तरीके का संदेश देना चाहोगे आप उन युवाओं के लिए, जौनसार के युवाओं के लिए? क्योंकि पूरे, आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, पूरे उत्तराखंड में अगर मैं ये कह दूं कि देहरादून जनपद में, जौनसार बावर में सबसे ज़्यादा कबड्डी का क्रेज है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों गुरुजी, मैं गलत कह रहा हूँ? देहरादून जनपद में जौनसार बावर एक ऐसा क्षेत्र है, पचवा दून, जहाँ पर कबड्डी का क्रेज दिन पर दिन क्या है, बढ़ता जा रहा है। तभी आप लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट यहाँ पर होते हैं स्थानीय स्तर पर, जैसे आपका विकास नगर है, डाकपतर बैराज है, और बल्कि आपका देहरादून है, तमाम जगहों पर टूर्नामेंट होते हैं। तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे परवीन भाई? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये आज की डेट में क्या हो रखा कि नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा फैली हुई है। तो मैं जो भी हमारे युवा साथी है जो कबड्डी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारे जौनसार बावर से कोई प्रो कबड्डी में नहीं पहुंच सकता है या उत्तराखंड से नहीं पहुंच सकता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यदि आप किसी एकेडमी में या कोई ज्वाइन कर रहे हो एकेडमी, तो आपको वहाँ पर ये नहीं कि 1 साल में या 6 महीने में खिलाड़ी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपको कंटिन्यू 2, 4 या 5, 6, 7 साल भी लग सकते हैं प्रो कबड्डी में जाने के लिए या इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाने के लिए, यदि आपको अच्छा करना है। तो उसके साथ अपनी डाइट, जो कि हमारे जौनसार बावर में यदि एक अभिभावक को मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को यदि एकेडमी या कहीं प्रैक्टिस के लिए आप भेजते हैं तो उसको मतलब डाइट वगैरह ठीक प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। और रही बात प्रो कबड्डी में जाने की, हमारे जो मैंने देखा यहाँ विकास नगर में भी 2 एकेडमियाँ चल रही, एक देहरादून में चल रही, उधम सिंह नगर में चल रही। हमारे जो प्लेयर है, सबसे बड़ी कमी ये है कि 2 महीने प्रैक्टिस करेंगे, एक बार गांव से आगे नीचे की मैं एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ, 2 महीने के बाद फिर 10 दिन के लिए गायब या 15 दिन के लिए गायब। तभी जब या कोई ट्रायल हो जूनियर का, सब जूनियर का या सीनियर का, तभी ग्राउंड में दिखते हैं, एकेडमी में दिखते हैं। तो ये चीज़ें इससे मतलब काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यदि आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलना है या नेशनल खेलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप प्रो कबड्डी में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर या प्रो कबड्डी में खेलना है। बहुत बढ़िया। तो कहने का सीधा मतलब यह है कि संघर्ष है, हर क्षेत्र में संघर्ष है, और चाहे खेलकूद प्रतियोगिता हो, संगीत की प्रतियोगिता हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें संघर्ष नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने परवीन भाई ने एक बहुत ठीक बात बताई, जौनसार के युवाओं के लिए एक संदेश है कि अगर आप कहीं ना कहीं इस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो थोड़ा सा नशे की चपेट में से बचें, ड्रग्स, स्मैक, इससे बचें। और ये मैं बार बार हर वीडियो में ये बात मैं रखता हूँ, क्योंकि हमारे जौनसार बावर का जो न्यूज़ चैनल है उसका भी एक उद्देश्य है कि हम किसी ना किसी तरीके से इस जो ये बुराई है, एक जो एक इसको कह सकते हैं धब्बा है समाज में, इस बुरी तरीके की बीमारी को किस तरीके से हम जड़ से समाप्त कर सकें, ये मुहिम है। मैं बार बार कहूँगा, अभी कहिए, अगली बार भी कहूँगा, ये युवा सुने समझें कि अगर आपको इस मुकाम में पहुँचना है तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, मोमो चाउमीन से काम नहीं चलेगा। तो इसी को खेंडाड़ी खाओ, खेंडाड़ी खाने सोई शोको अष्ट पुष्ट होला ठीक शो कोई। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि एक बात परवीन भाई ने और बहुत ठीक बताई है, जिंदगी में आप कुछ बने ना बने लेकिन अच्छा इंसान जरूर बने, ये मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। आज मेरे साथ खास मेहमान थे, छोटी उम्र में बड़ा नाम जिन्होंने कमाया है कबड्डी के क्षेत्र में, जिनको कबड्डी अंपायर के रूप में जिनको महारत हासिल है, प्रो कबड्डी के रूप में जिन्होंने भूमिका निभाई, परवीन चौहान, ग्राम लुधेरा, खत बहलार, और मेरे गुरु जिनको हर क्षेत्र की जानकारी है, जिनका अगर मैं ये कह दूं कि जिनकी शिक्षा दीक्षा उच्च दर्जे की रही, मैं बात कर रहा हूं अर्जुन दत्त शर्मा, ग्राम ठंडता, खत बिस्लाड़। ये 2 खास मेहमान थे। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद परवीन भाई, आपने भी समय दिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जौनसार बावर की आवाज़।